ऑप्शन सेलिंग डे बाय डे इज गोइंग टू बी वेरी टफ। एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग में रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो तो वन डे विल कम दैट आपका कैपिटल भी वाइप आउट कर सकता है। जैसे रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं एक्सपायरी डेज पे। अब जब मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, मेरी ऑलरेडी कुछ स्ट्रेटेजीज ओपन है, बट एज दे आर फुल्ली हेज आई एम नॉट बॉदर्ड विद द आउटकम ऑफ दैट। तो आज हमारे साथ हैं योगेश नंदा जी, जिनके पास 16 से भी ज़्यादा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में। इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग परस्यू किया है एंड इनके कई सारे आर्टिकल्स आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएंगे। तो आइए आज जानते हैं इनकी पूरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पर हम समझेंगे कि अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, कैपिटल कैसे मैनेज करते हैं एंड अपने ट्रेड्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और क्योंकि ये सीए हैं तो ये फंडामेंटल फैक्टर्स को कैसे एनालाइज करते हैं। तो जैसा आपने भी अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग चूज़ किया, आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे जिनको भी ये करना है अपनी लाइफ में एंड आपके लेवल तक पहुंचने की कोशिश करनी है, तो वो कैसे कर सकता है? ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस लगाने से भी काम नहीं होगा। 10 रुपीज का ऑप्शन 300-400 हो गया है। जस्ट इमेजिन आप कितना लॉस करोगे। इंडसइंड बैंक, सो इंडसइंड बैंक में जो न्यूज आया था 1600 करोड़ के जो इश्यूज थे, उसके बाद स्टॉक 27% एक दिन में गिरा था। उसके 3 दिन पहले इंडसइंड बैंक में शॉर्ट बिल्टअप हुआ था। कोई भी टारगेट नहीं रखता? टारगेट नहीं रखता मैं। अगर हम सिर्फ ट्रेल कर दें, बुक ना करें तो? अब जितना स्टॉप लॉस अग्रेसिवली ट्रेल करोगे उतना उसके हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपके स्टॉप लॉस जंप हुए हैं क्या? जो भी जितना भी गैप डाउन हो मैं वो बुक कर देता हूँ। आई एक्सेप्ट दैट लॉस। सर, तो जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेंड और मोमेंटम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आई यूज़ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब सबसे पहले मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी, मार्केट में जब भी कोई स्टॉक चलता है तो सबसे पावरफुल ट्रेंड जो होता है वो हायर टाइम फ्रेम होता है। अब सपोज वीकली में कोई स्टॉक स्ट्रांग है तो मे बी डेली या छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा सा करेक्शन उसमें आ रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वीकली पे ट्रेंड है वही डोमिनेट करेगा। तो सबसे पहले मैं हायर टाइम फ्रेम जो वीकली चार्ट है वहाँ पे ट्रेंड फाइंड करता हूँ। और ट्रेंड फाइंड करने का मेरा मेथड काफ़ी सिंपल है। मैं यूज़ करता हूँ 20 पीरियड मूविंग एवरेज। सो अगर स्टॉक 20 पीरियड मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो लार्जर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप। अब मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। सो अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी ये स्टॉक 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मेरे लिए वो स्टॉक बुलिश है। एक और कंडीशन है कि डेली टाइम फ्रेम जो 20 SMA है वो वीकली 20 SMA के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब ये है दैट शॉर्ट टर्म में ट्रेंड स्ट्रांग है। तो जब दोनों टाइम फ्रेम मैच होते हैं मैं उसी स्टॉक में ट्रेड लेता हूँ। तो सर, इसमें मेरा एक सवाल है कि आप एक तो वीकली पे 20 SMA लगाते हैं और फिर जब उसको डेली कर देते हैं, बट इन दोनों के जब आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो SMAs भी चेंज हो जाएंगे। सो ट्रेडिंग व्यू या कोई भी ब्रोकर में आप देखो तो एक फीचर होता है, जैसे आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हूँ और मैंने अगर इंडिकेटर में सिलेक्ट किया है डेली टाइम फ्रेम तो उसमें डेली दिखेगा, एंड वीकली अगर सिलेक्ट किया है तो वो वीकली टाइम फ्रेम का लाइन दिखेगा। क्या आप अभी चार्ट पे लाइव करके दिखा सकते मैं चार्ट पे लाइव करके दिखा देता हूँ आपको। तो आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, इंडिकेटर, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा मूविंग एवरेज। सो आपको दिखेगा मूविंग एवरेज सिंपल। अब ये फर्स्ट लाइन प्लॉट हो गया है। आपको जाना है सेटिंग में एंड इनपुट्स में पीरियड आई डू 20। आपको टाइम फ्रेम दिखेगा, या टाइम फ्रेम पे मुझे डेली सिलेक्ट करना है। सो मैंने डेली सिलेक्ट कर लिया। आप कलर कोड चेंज कर सकते हैं, बट मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ लाइन का। तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइन डेली पे मार्क हो गया। अब अगर मैं इसको 30 मिनट भी करूंगा, आप देखो लाइन स्टैंडर्ड रहा। अब हम वीकली प्लॉट कर लेते हैं। आई सर्च मूविंग एवरेज सिंपल। यहाँ पर मैं वीकली कर दूंगा। टाइम पीरियड मैंने 20 कर दिया। विल चेंज द कलर ताकि डिफ्रेंशिएशन हमें पता लग जाए। इसको हम रेड कर देंगे एंड विड्थ बढ़ा देंगे। तो नाउ यू विल सी दैट इवन ऑन लोअर टाइम फ्रेम
आपको दोनों लाइन दिख रही है। अब हम डेली चार्ट पे मैं करूँगा तो आप देख सकते हैं दोनों लाइन दिख रही है। करेक्ट। सो यू कैन सी जो चार्ट पे स्टॉक है IFCI, आप देख सकते हैं सिंस सितंबर 27 ये दोनों पीरियड के नीचे चल रहा था, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे। तो ये स्टॉक में मैं फोकस नहीं करूँगा। अब जैसे ही यहाँ क्रॉस हुआ तो ये स्टॉक मेरी रडार पे आ जाएगा। देन मोमेंटम, कैंडल्स, वॉल्यूम, ये फैक्टर्स देख के मैं इसमें ट्रेड लूँगा। तो जैसे हमारा डेली ने क्रॉस कर दिया वीकली को, तो हम उसमें एंटर कर जाएंगे। उसमें एंटर कर जाएंगे। ओके, मतलब इस चार्ट के हिसाब से आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा? इस चार्ट के हिसाब से यहाँ पर मेरा एंट्री पॉइंट होगा। सो एक मुझे इंडिकेशन मिल गया कि दोनों पॉइंट के ऊपर ये निकला 19 मई को, तो स्टॉक मेरे रडार पे आ गया। अब ऑब्वियसली ये कैंडल इतना बड़ा है, मैं वेट करूंगा थोड़ा साइडवेज करेक्शन का, एंड समवेयर अराउंड हियर हमें ब्रेकआउट मिला विच केम एट ऑन 23 में अराउंड 54। तो दैट वुड बी माई एंट्री। स्टॉप लॉस मैं इमीडिएट प्रीवियस स्विंग लो पे लगा दूंगा एंड ये ट्रेंड को मैं राइड करूंगा। बट इसमें हमने प्रीवियस हाई का जो ब्रेक करने का मतलब वेट किया कंफर्मेशन का? नॉट नेसेसरी। मेरे को अगर ये मिल गया, यहाँ पे क्रॉसओवर मिल गया, इवन हाई क्रॉस नहीं हुआ, स्टिल ऑल्सो आई टेक एंट्री। ओके, ठीक है। तो सर स्विंग ट्रेडिंग मैंने सुना है कि सेक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है, एंड उसमें फिर स्टॉक और कैसे आइडेंटिफाई करते हो? मतलब एकदम स्टार्टिंग से कि अगर हम इंडाइस देख रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर आप समझ लीजिए बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, तो उसके बाद उसके अंदर के स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हो आप? सो एक मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ। एवरी वीक आई एनालाइज ऑल द सेक्टरल चार्ट्स। सो इवन सेम सेटअप सेक्टरल चार्ट्स पे होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज 10 सेक्टर है, 10 के चार्ट मैंने देखे एंड मुझे सिर्फ 3 सेक्टर मिले जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है। क्या हम ये एक्टिविटी साथ में कर सकते हैं? यस, हम लोग कर सकते हैं साथ में। सो हम लोग डिफेंस देख लेते हैं, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स। हाँ, अभी डिफेंस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में। सो आप देख सकते हैं जब पूरा मार्केट वीक था, डिफेंस सेक्टर में हमें अप्रैल स्टार्टिंग में 11 अप्रैल को इंडिकेशन मिल गया था दैट ये सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है। तो अब सेकंड एक्टिविटी वुड बी, मैं जो डिफेंस के स्टॉक्स है उनके सारे चार्ट्स देखूंगा, वहां पे सेम एक्सरसाइज आई कैरी आउट, विच आर द स्टॉक विच आर स्ट्रांग इन दिस मोमेंटम। सो सेम एक्टिविटी अगर हम लोग करें तो GRSE देख लेते हैं हम लोग, जो डिफेंस के स्टॉक है GRSE मजगांव। यू विल सी यार GRSE में मुझे यहाँ पर अब आप देखोगे 19 मई को प्राइस क्रॉस हो चुका था, बट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मुझे यहाँ पे मिला ऑन 9 अप्रैल एंड 11 अप्रैल को हमने देखा कोइंसाइड विथ सेक्टरल ब्रेकआउट ऑल्सो। सो एट दिस पॉइंट मेरा एंट्री होगा, स्टॉप लॉस बिलो दिस लाइन, एंड आप देख सकते हैं पूरा सेक्टर मतलब अभी 1500 के आसपास की एंट्री बता रहा है, Exactly. अभी 3000 चल रहा है प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। ऑलमोस्ट डबल, एंड दैट टू विद इन अ मंथ। दैट टू विद इन अ मंथ। अब सेम चार्ट पे हम लोग मजगांव स्टॉक देख लेते हैं। बट सर आपने वो दिखाया नहीं, आपने कैसे निफ्टी को कंपेयर किया डिफेंस वाले इंडेक्स से? यस, सो वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो आई प्लॉट। आप ट्रेडिंग व्यू पे अगर देखोगे, ट्रेडिंग व्यू के काफ़ी फीचर्स है। मैं एक चार्ट लोड करता हूँ, वेट आई ओपन अनदर विंडो। यहाँ पर हम लोग चार्ट लोड कर लेते हैं, वेट। सो अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जो चार्ट के बेस पे हमें सेक्टरल स्ट्रेंथ पता चल जाता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेम चार्ट पे यूजिंग ट्रेडिंग व्यू का एक फीचर है, आप प्लस साइन से मल्टीपल स्टॉक्स एक ही विंडो पे लोड कर सकते। ठीक है। सो नाउ आई विल गो बैक, मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ आर्ली, एंड विल गो बैक टू 11 मई। तो इसमें तो जो भी लाइन क्रॉस करती है आपको सबसे पहले पता पड़ जाए। यस, सो इफ यू सी हियर अप्रैल के आसपास, विल गो टू अप्रैल। सर इसमें से निफ्टी वाली लाइन कौन सी? आपको देखो राइट हैंड साइड पे दिखेगा, वेट। सो अप्रैल में आप देखो यहाँ पर, सो वी हैव टू गो टू द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट, राइट। सो आप देखो डिफेंस लाइन इज हियर, जो अब तक 11 अप्रैल से 44% रिटर्न दे चुकी है। करेक्ट। एंड दिस वॉज द टाइम 11 अप्रैल से, कैन यू सी टॉप लाइन इज दिस कलर ब्लू, जो लाइट ब्लू कलर है, दैट्स द लाइन। नाउ दिस विल नीड सम ऑब्जर्वेशन, आपको देखना पड़ेगा दैट ये यहाँ से स्ट्रेंथ आने लगा है। तो सेक्टरल फ्रंट पे मुझे पता लग गया दैट नाउ
डिफेंस सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग ऑल द सेक्टर्स. देन इंडिविजुअल चार्ट देख लिए सेक्टर के मैंने. एंड थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द स्टॉक्स इन दैट सेक्टर. ठीक है, तो मतलब इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि डिफेंस और ऑटो और ऑटो, डिफेंस और ऑटो दोनों अच्छा कर रहे हैं. दोनों अच्छा कर रहे हैं. सो यू कैन सी हियर ऑटो इज अप. मेटल अब स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ है. पीएसयू जो बैंक्स है वो भी उसमें भी स्ट्रेंथ आने लगा है. ओके, तो अभी इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे? सो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा वो आई गो टू इंडिविजुअल सेक्टर चार्ट्स. सेक्टर चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया डिफेंस का. तो जो टॉप 3 सेक्टर्स होंगे मैं उनके चार्ट देख लूंगा. देन आई कंपेयर टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स ऑफ दैट सेक्टर. सो से डिफेंस के 7 to 8 स्टॉक्स है. सो सारे स्टॉक्स के चार्ट मैंने देख लिए. सो मुझे मजगांव स्टॉक अच्छा लगा, GRSC अच्छा लगा. देन देयर वाज वन मोर स्टॉक BDL. दैट वाज अ थर्ड स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था. सो अगर BDL का चार्ट हम लोग लोड करें यहाँ पे, आई मतलब भारत डायनामिक्स. भारत डायनामिक्स, yes. So you can see here around 11th April BDL में सिमिलर स्ट्रक्चर था. यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ रहा है. एंड इफ वी प्लॉट मूविंग एवरेज. और सर ये 20 रखने का कुछ रीज़न? सो 20 रखने का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है. सो अगर मैं आपको मूविंग एवरेज का इंट्रोडक्शन दूँ, सो आप जब शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, सो एनीवेयर बिटवीन 9 to 20 पीरियड कोई भी मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हैं. जब आप थोड़ा मिड टर्म ट्रेड कर रहे से 3 to 4 मंथ्स के व्यू से, तब आप 50 मूविंग एवरेज आपके लिए राइट रहेगा. एंड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आप 200 डे मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं. ओके, मतलब 20 बेसिकली अ मंथ हो जाता है वैसे. 20 इज 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक मंथ में. हाँ, सो 20 इज द राइट पीरियड. एंड सेकंड थिंग, 20 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बॉलिंजर बैंड. जो बॉलिंजर बैंड आप देखते हो, जो वॉलेटिलिटी बताता है स्टॉक का फॉर शॉर्ट पीरियड, तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट. सो दैट्स अ पर्पस. मैं काफ़ी टाइम से 20 पीरियड मूविंग एवरेज ही यूज़ कर रहा हूँ. इट विल गिव यू एक मंथ का ट्रेंड क्या है, लास्ट 30 डेज का, लास्ट 22 ट्रेडिंग डेज का ट्रेंड क्या है, दैट इट विल गिव अस. करेक्ट. सो वी कैन सी हियर, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ चुका था ऑन BDL चार्ट ऑल्सो. तो अब इसमें जब वापस से हम वो 10-20 लगा के ये में 20 पीरियड EMA लगा देंगे, 20 पीरियड SMA लगा देंगे हम दोनों चार्ट पे, डेली वीकली. एंड अगर दोनों के ऊपर है तो विल टेक अ एंट्री देयर. ओके. एंड एंट्री के टाइम पे हम टाइम फ्रेम और छोटा करेंगे या वहीं डेली पे देखेंगे, जैसे क्रॉस हुआ एंटर कर सो देंगे? डेली पे जैसे क्रॉस हुआ हम लोग एंटर कर लेंगे. सी इम्प्रोवाइजेशन पॉसिबल हो सकता है अगर आपको अब यहाँ पे डेली पे स्टॉप लॉस बड़ा होगा. सो फर्स्ट स्टेप आप इनिशियली डेली पीरियड पे ही स्टार्ट कीजिए. वंस यू गेन एक्सपीरियंस, तब आप छोटे फ्रेम पे जाके एंट्रीज ले सकते हैं. तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा. यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, बट इनिशियली आई थिंक डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना चाहिए. ग्रेजुअली वंस यू गेन एक्सपीरियंस, जो जैसे मैं अब आर्ली और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्रीज लेता हूँ, ताकि मुझे वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा मिले. ओके. एंड सर इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया हैं जिसे वो फुलफिल करेगा स्टॉक तो ही आप उसे बाय करेंगे, या कोई ऐसा मार्केट कैप का है कि इतना मार्केट कैप तो होना ही चाहिए? सो अब जब हम इंडेक्स, आप देख रहे हो मैं इंडेक्स के थ्रू जा रहा हूँ, तो अगर वो स्टॉक इंडेक्स का पार्ट है तो ऑब्वियसली मार्केट कैप क्राइटेरिया फुलफिल हो ही गया है. तो ऐसे मार्केट कैप क्राइटेरिया मैं नहीं रखता हूँ, बट एडिशनल फीचर्स जो मैं देखता हूँ, एक एडिशनल कंफर्मेशन टूल. अब देखो कई बार होता है आपको मल्टीपल स्टॉक्स आ गए, सिर्फ 4 से 5 स्टॉक आ रहे हैं, देन आई गो फॉर एडिशनल फिल्टर्स लाइक वॉल्यूम हो रहा है या नहीं स्टॉक में. या सेकंड क्राइटेरिया कुड भी, अगर वो स्टॉक FNO में है तो क्या ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है या नहीं. सो दीज आर एडिशनल फिल्टर्स आई यूज जस्ट फॉर फिल्ट्रेशन पर्पज. सर लॉन्ग बिल्डअप मतलब? सो लॉन्ग बिल्टअप अगर मैं बताऊं, राइट, सी अगर स्टॉक आप देखो, स्टॉक को मूव कौन करता है, मैं 100 शेयर्स बाय करूं या आप 50 शेयर्स बाय करो, तो वो तो स्टॉक को मूव नहीं करेंगे, राइट. तो स्टॉक को ऑलवेज मूव करते हैं बड़े FIIs, DIIs. अब उनका पोजीशन मेजर बनता है फ्यूचर में. अब जब फ्यूचर में वो लोग पोजीशन बनाते हैं, वो लोग लॉन्ग करते हैं, तो एनीवे ओपन इंटरेस्ट में काउंट होगा वो. और जैसे ही ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया, साथ में प्राइस भी ऊपर जाता है, उसको हम लोग लॉन्ग बिल्टअप बोलते हैं. दैट मीन्स फ्यूचर्स में कोई बड़ा पोजीशन बना रहा है. करेक्ट. एंड जब ये नंबर्स भी मैच होते हैं साथ में विथ टेक्निकल एनालिसिस, तो एक अच्छा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमें मिल जाता है. सो अगर मैं एग्जांपल दूं, इंडसइंड बैंक. सो इंडसइंड बैंक में जो न्यूज़ आया था 1600 करोड़ के जो इश्यूज थे, उसके बाद स्टॉक 27% एक दिन में गिरा था. उसके 3 दिन पहले इंडसइंड बैंक में शॉर्ट बिल्टअप हुआ था. सो अब जो लोग डेटा देखते हैं, दे कैन आइडेंटिफाई दैट. करेक्ट. तो मतलब उसमें पहले से ही उसमें लोग, पहले से ही किसी ने पोजीशन बना ली थी. सर ये तो आपने आपका एंट्री क्राइटेरिया बता दिया. एंड
उसके अलावा फिर आप एग्जिट कैसे करते हो? सो एग्जिट के लिए मेरे 2 क्राइटेरिया है। एक, आई एम अ स्विंग ट्रेडर, राइट? तो अगर मैं कोई स्टॉक में 10 रुपीज़ के रिस्क से एंट्री ले रहा हूँ और मुझे उसमें 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ का गेन हो रहा है, दैट मीन्स ऑन 10 रुपीज़ रिस्क मैं 40 रुपीज़ बना रहा हूँ। अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:4 है। बिल्कुल। तो एट 1:4 1:5 रिस्क रिवॉर्ड में पार्ट क्वांटिटी बुक कर देता हूँ। मैं एज सच कोई टारगेट्स नहीं रखता स्टॉक पे, चार्ट लेवल टारगेट्स नहीं रखता। कोई भी टारगेट नहीं रखते हो आप? जो टारगेट नहीं रखता मैं। तो आप बुक कैसे करते तो बुक करने का फर्स्ट क्राइटेरिया इज 1:4 1:5 पे मैं 1/3 बुक करके मेरा लॉस निकाल लूंगा। अब ये ट्रेड में मुझे लॉस नहीं होगा। हो? हाँ। एंड यूजिंग मूविंग एवरेज मैं उसको ट्रेल करते रहूंगा। बट सर अगर हम सिर्फ ट्रेल कर दें, बुक ना करें तो? सो उसका पर्पज़ ये है कि मैंने हिस्टोरिकली देखा है काफ़ी सारे स्टॉक आप देखोगे 1:4 1:5 आपने 10,000 का रिस्क लिया है, आपके 50,000 बन रहे हैं, बट वो वापस आ जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। तो इस सिनारियो में जो रिग्रेट होता है ना, वो आपको फ्यूचर में ट्रेड करने में काफ़ी दिक्कत देगा बट सर अगर हमने साइकोलॉजिकली। स्टॉप लॉस ही ट्रेल कर दिया तो मैं कहीं ना कहीं 30,000 के रिवॉर्ड पे निकल जाऊंगा मैं। नहीं, बट अब क्या होता है स्टॉप लॉस, अब जितना स्टॉप लॉस अग्रेसिवली ट्रेल करोगे उतना उसके हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो मैं स्टॉप लॉस ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रेल नहीं करता हूँ, बट टारगेट पे मैं प्रॉफिट बुक ज़रूर करता हूँ ताकि एटलीस्ट वो ट्रेड का मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, पार्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पे लॉस मुझे मेजर नहीं होगा। एंड सर इसमें कई बार मतलब आपके स्टॉप लॉस जंप हुए हैं क्या? सो क्योंकि स्विंग ट्रेड है तो यस, चांसेस हैं। सो स्टॉप लॉस आप जब स्विंग ट्रेड पे लगाते हो, इवन आप सिस्टम में आपके स्टॉप लॉस है, बिकॉज अभी तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स जीटीटी ऑर्डर अलाउ करते हैं। इवन अब सिस्टम में स्टॉक अगर गैप डाउन हो गया, आपके स्टॉप लॉस जंप होने ही है। करेक्ट। सो इन दैट सिनारियो जो भी जितना भी गैप डाउन हो मैं वो बुक कर देता हूँ। आई एक्सेप्ट दैट लॉस एंड आई मूव ऑन, बिकॉज दैट इज वेरी मच पॉसिबिलिटी दैट स्टॉप लॉस जंप होंगे इन द गैप डाउन, एंड वो आपको हिट लेना ही है, बिकॉज दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। एंड सर मतलब ऑब्वियसली जैसा ये एक रूल है आपने जो बनाया है आपके ट्रेडिंग करते टाइम, तो ऐसे और भी कोई रूल्स हैं जो कोई यंग बंदा है जिसे स्विंग ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसको फॉलो करने चाहिए? आप जब स्विंग ट्रेडिंग करते हो, सो इफ़ यू नो स्टॉक्स को क्या अफेक्ट करता है, क्या न्यूज़ अफेक्ट करेंगी, सबसे पहले उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो आप जब स्विंग ट्रेड करते हो आपके पास क्वार्टरली रिजल्ट्स का कैलेंडर रेडी होना चाहिए, कौन सी कंपनी कब रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है। बिकॉज अब क्या होगा, कई बार आपसे आपने चार्ट पे देखा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, आपने ट्रेड ले लिया, नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट है, रिजल्ट खराब आया, स्टॉक गैप डाउन कर जाएगा। सो इवेंट जब भी है यू हैव टू बी स्टेइंग लाइट इन दैट स्टॉक। सेकेंड थिंग, जो मार्केट को जो अफेक्ट करती है इवेंट्स, जैसे आरबीआई पॉलिसी हो गई, फेड मीट हो गई, या बजट, इलेक्शन, ये सारे इवेंट पे भी आपको लाइट रहना है, बिकॉज मार्केट कैन बी वेरी वोलेटाइल। अब जब एज अ स्विंग ट्रेडर कैपिटल कंजर्वेशन इज योर प्राइम गोल। अब जैसे आरबीआई पॉलिसी आ रही है 1 जून में, जून के फर्स्ट वीक में, तो वो पीरियड में मैं बैंकिंग में हो सके उतना लाइट पोजीशन रखूंगा। सो एज अ ट्रेडर यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट इवेंट क्या हो रही है यहाँ पे। सो एक इवेंट कैलेंडर आपके पास रेडी होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आई ऑल्सो सी टू इट दैट जैसे सेक्टर देखते हैं तो हम तो अब जैसे मिड कैप में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं मिड कैप इंडेक्स का स्ट्रेंथ क्या है वो भी मुझे पता होना चाहिए। ओके, ओवरऑल ओवरऑल इंडेक्स का क्या तो strength? सबसे पहले होता है ओवरऑल मार्केट, ग्लोबल मार्केट एंड लोकल मार्केट, एंड देन आता है सेक्टर्स, एंड देन आते हैं वो सेक्टर के स्टॉक्स। सो ये ऑर्डर में आपको एक व्यू हर एक तीनों चीज़ों पे बनाना ज़रूरी है। ओके। एंड सर आप आपका कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट हमें थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझा सकते हैं आप? सो अब अगर कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें, तो ऑब्वियसली आई ट्रेड ऑल द मार्केट्स। मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, एंड मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी ट्रेड करता हूँ, जैसे बटरफ्लाइज, आयरन फ्लाइज। सो आई ट्रेड डायरेक्शनल मार्केट ऑल्सो एंड आई ट्रेड नॉन डायरेक्शनल मार्केट ऑल्सो। सो आई ऑलवेज अलोकेट 40 to 50% टू माई स्विंग ट्रेड्स। अब इसमें कैश ट्रेड भी हो गए, अगर वो स्टॉक फ्यूचर में है तो मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के थ्रू डायरेक्शन ट्रेड करूँगा। 30% कैपिटल मैं अलोकेट करता हूँ टू माई ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, जहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स हो गए, थोड़े डायरेक्शनल ट्रेड्स भी मैं लेता हूँ बट यूजिंग द ऑप्शंस। अब लास्ट 3 दिन में आप देखो मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ आयरन फ्लाइज, बिकॉज मार्केट एक साइडवेज है, रेंज में है, मुझे थीटा डीके मिलेगा, एंड आयरन फ्लाई इज द फुल्ली हेज स्ट्रैटेजी। तो 20 to 30% कैपिटल अलोकेटेड होता है ऑन द ऑप्शन साइड, जहाँ पे नॉन डायरेक्शनल सारी स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करता हूँ, एंड आई कीप 10 to 15% कैपिटल एज अ रिजर्व कैपिटल
विच इज़ फॉर अनफोर्सिन इवेंट्स, लाइक सडनली मार्केट में बड़ा फॉल आ गया, तो आई नीड सम गन पाउडर टू एट द पोजीशन, और कोई पोजीशन में ट्रैप हो गए तो वहाँ एडजस्ट करना है, तो फॉर दैट सम फ्री कैपिटल यू नीड. सो दिस इज हाउ आई प्लान माई कैपिटल मैनेजमेंट. करेक्ट. तो सर अगर मान लेते हैं आपका जो 20 to 30% लगा हुआ है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मान लीजिए वो 10 लाख है, तो अब आप पर ट्रेड वाइज कैसे रिस्क करते हैं एंड कितने स्टॉक्स में आप एक बार में पोजीशन लेंगे? ओके, सो अब अगर ऐसे स्टार्ट करें, सबसे पहले जो भी कैपिटल आपका स्विंग ट्रेडिंग का कैपिटल, सपोज 10 lakhs है, फर्स्ट आई डिसाइड पर ट्रेड मुझे कितना रिस्क लेना. ठीक है. सो इफ माई पर ट्रेड रिस्क, सपोज आई टेक 1%. 1% मतलब 1% ऑफ व्हाट? 1% ऑफ माई कैपिटल अलोकेटेड टू स्विंग. सो मेरा अगर 10 लाख कैपिटल अलोकेटेड है स्विंग ट्रेडिंग को, मैं एक ट्रेड पे 10,000 का रिस्क लूंगा. अब 10,000 का रिस्क मुझे पता है, मुझे मैक्स लॉस ये ट्रेड में करना है 10,000. अब वो स्टॉक पे चार्ट पे मेरा एंट्री कहाँ आ रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है, तो वो देख के सपोज मेरा रिस्क है 10 रुपीज ऑन द चार्ट. आई डिवाइड 10,000 बाय दैट 10 रुपीज रिस्क, सो आई गेट 1,000 क्वांटिटी. ये स्टॉक में मैं 1,000 क्वांटिटी बाय कर लूंगा, स्टॉप लॉस मैं सिस्टम में डाल दूंगा, एंड नाउ आई एम सेट फॉर द ट्रेड. ऐसे मैं मैक्सिमम 2 to 4 ट्रेड्स लूंगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन. तो मैक्स मेरे 3 ट्रेड होंगे फॉर एग्जाम्पल. अब मेरा रिस्क हो गया 30,000, तो मैक्सिमम 3% गैप डाउन हुआ या मार्केट सडनली मेरे अगेंस्ट गया, तीनों स्टॉप लॉस हो गए, तो मैं मैक्सिमम 3% ऑफ द कैपिटल लूज करूंगा. तो ये हो गया मेरा ओवरऑल वैल्यू एट रिस्क, ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट. अब जब मेरा कोई ट्रेड चल गया, ट्रेल करके मैं कॉस्ट पे आ गया, तो अब मेरा रिस्क हो गया ओनली 20,000 बिकॉज माई वन ट्रेड इज ट्रेल टू कॉस्ट. नाउ आई एम फ्री टू टेक वन मोर ट्रेड. तो अब यहां पे मैं एक और ट्रेड आएगा तो वो ट्रेड ले लूंगा. तो अब मेरे 4 ट्रेड हो गए, बट मेरा रिस्क अभी भी 30,000 है बिकॉज मेरे एक ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी कॉस्ट पे ट्रेल हो चुका है. ओके, बट सर अभी मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हमारा टोटल स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने 10 लाख लगाया हुआ है, उसमें से हम 1% का रिस्क लेंगे एक ट्रेड पे, तो अब उस ट्रेड में मतलब फिर मेरा कैपिटल कितना डिप्लॉय हुआ? सी हियर कैपिटल में भी अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो कई बार मेरा 25 to 30% कैपिटल एक ही ट्रेड में डिप्लॉय हो जाता है. ओके. अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो मेरा कैपिटल डिप्लॉय होगा 15 to 20% एक ट्रेड में. सो ऑन एन एवरेज अगर आप 4-5 ट्रेड लो तो आपका कैपिटल फुल्ली डिप्लॉय हो बट जाएगा. सर इससे वेटेज चेंज नहीं हो जाएगा कुछ? मतलब क्या हमारे रिस्क मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी क्योंकि वेटेज चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि किसी में ज़्यादा कैपिटल लगाया, किसी में कम लगाया. सो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सी आपने ऑलरेडी 10,000 रिस्क तो ले लिया है. अच्छा, बस रिस्क डिफाइंड है, आपका रिस्क डिफाइंड है, तो आपका मैक्स लॉस इज 10,000 ओनली. आपका साइज छोटा हो या बड़ा हो, आपका मैक्स लॉस तो डिफाइंड है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन से ही आपका पैसा बेटर बनेगा. आप अगर सेम चीज़ आप 20 स्टॉक्स में लगा दो, एवरी स्टॉक में 50,000 रुपीज़, सो इवन इफ कोई स्टॉक आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया, वो 50% चल गया, स्टिल आपके कैपिटल पे उसका रिवॉर्ड उतना नहीं दिखेगा. कोई रीसेंट ट्रेड आप बता सकते हैं आपका? सो रीसेंट ट्रेड अगर मैं बताऊं, मैंने एक ट्रेड लिया था, लाइक वन वॉज दिस GRSE एंड सेकेंड एक IFCI रिसेंटली मैंने ट्रेड किया था. सो GRSE आई ट्रेडेड समवेयर अराउंड हियर, अराउंड अप्रैल में आया था इसका ब्रेकआउट यहाँ. सो अब अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, सपोज मेरा एंट्री आ रहा है यहाँ पर 1807. ओके, स्टॉप लॉस एज मैंने कहा स्विंग लो पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा. अब क्वांटिटी कैलकुलेट करना है मुझे, तो 1800 माइनस 1600, सो 200 रुपीज़ का रिस्क है यहाँ पर. बिल्कुल. 10,000 टोटल रिस्क डिवाइड बाय 200 रुपीज़, सो मेरा क्वांटिटी आएगा 500. सो मैंने यहाँ पे 500 शेयर्स ले लिए. अब यहाँ पर आप देखोगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अभी तक, एंड दिस इज एट 3,000 रुपीज़. सो आई एम ऑलमोस्ट मेकिंग 1,200 रुपीज़, 12 to 1,300 रुपीज़ ऑन दिस स्टॉक. एंड इसे हम एग्जिट कर देंगे जैसे इसे एग्जिट करेंगे जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. ठीक है. एंड सर ट्रेलिंग में भी आप वो 200 पॉइंट्स के डिफरेंस रखेंगे हमेशा? नहीं, ट्रेलिंग वुड बी बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेज. तो जो मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ये स्टॉक करेक्ट. जैसे उसने मूविंग एवरेज वीकली का काटा तो आप बाहर डेली का वीकली ने काट दिया. डेली मूविंग एवरेज को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे. तो जब तक डेली मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आएगा,
इसको हम लोग होल्ड करेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो डेली को जैसे उसने टच किया, जैसे ही क्रॉस किया, नीचे क्लोज दे दिया, फिर एग्जिट। करेक्ट। तो सर अगर कोई स्टॉक एफ में अवेलेबल है और उसमें अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप कैसे करोगे, या हम उसमें फ्यूचर्स को यूज़ करके लेवरेज बढ़ाएंगे हमारा? सो अगर कोई एफ स्टॉक में मुझे स्विंग ट्रेड मिल रहा है, सो उसमें मैं अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं नेकेड फ्यूचर कभी ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज उससे क्या होगा, मेरा ओवरनाइट रिस्क काफ़ी एम्पलीफाई हो जाता है। सो इन अ केस ऑफ गैप डाउन मुझे काफ़ी वहाँ पे लॉस हो सकता है। सो वहाँ पर मैं उसको OTM से हेज कर दूंगा, से 1 और 2 स्ट्राइक्स अवे, मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जाऊँगा। OTM से हेज करके एटलीस्ट मेरा ओवरनाइट रिस्क हेज हो गया। तो सर अगर हमने 1 लॉट फ्यूचर्स बाय किए तो हम उसके सामने कितने पुट बाय करेंगे? उसके सामने एक ही पुट बाय करेंगे, बिकॉज उससे एटलीस्ट मेरा लॉस कैप हो जाएगा ओवरनाइट रिस्क का। सो एक फ्यूचर के सामने एक पुट ही बाय करेंगे हम लोग, और अगर मैं शॉर्ट ट्रेड ले रहा हूँ तो एक कॉल से उसको हेज कर दूंगा। ठीक है, बट सर वो कॉम्पेंसेशन हो पाएगा? क्योंकि अगर हम एक फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, वो 2 लाख में मतलब करीबन 10 लाख की पोजीशन देता है, और वहीं पे अगर हम एक पुट बाय कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट दे पाएगा अगर गैप डाउन होता है तो। सी पर्पज़ यहाँ पे प्रॉफिट देने का नहीं है, पर्पज़ यहाँ पे है ओवरनाइट रिस्क कंट्रोल करने का। अब सपोज वो स्टॉक 10% गैप डाउन हो जाता है तो एटलीस्ट मेरा लॉस कैप हो जाएगा। व्हाट आई नीड इज, जो लॉस मुझे दिख रहा है ऑन पे ऑफ ग्राफ, तो अब जब ये स्ट्रैटेजी पे ऑफ ग्राफ में लगाओगे आपको पता लगेगा दैट लॉस आपका फ्लैट हो रहा है, मतलब एनी गैप डाउन आपका लॉस वो लॉस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सो इन नॉर्मल सिनारियो जब मार्केट वहाँ जाता है, आपके पास एक्सपायरी को अभी टाइम है, तो वो लॉस एटलीस्ट 40 to 50% कवर हो जाता है। एंड मैं पोजीशन तभी बनाऊंगा जब वो लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ माय कैपिटल एक विद इन परमिसिबल लिमिट हो, शुड नॉट बी मोर देन 2%। सो इवन इन गैप डाउन मुझे मैं 2% से ज़्यादा लॉस ना करूँ। अब जो नए ट्रेडर्स है जो फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते, उनके लिए एक स्ट्रैटेजी मैं सजेस्ट करता हूँ, दैट इज़ अ बुल कॉल स्प्रेड। तो अगर आपको फ्यूचर वाले स्टॉक में कोई बुलिश ट्रेड आ रहा है तो आप उसमें एक ATM कॉल बाय कर लीजिए और वहाँ से 3 to 4 स्ट्राइक दूर का एक कॉल सेल कर दीजिए। इससे क्या हो गया, आप लॉन्ग चले गए, विथ लिवरेज लॉन्ग चले गए, आपको मार्जिन भी इसमें हार्डली 50 to 60,000 लगेगा पर लॉट, बट आपका पोजीशन साइजिंग वुड बी लाइक अ फ्यूचर। सो एटलीस्ट आपको एक लिवरेज पोजीशन पे प्रॉफिट बनेगा एंड यू आर फुल्ली हेज। करेक्ट। और सर जब हम हेज कर रहे हैं तब हम ATM ही बाय करेंगे या फिर आगे पीछे थोड़ा स्ट्राइक्स इधर उधर करेंगे? सो फ्यूचर में जब हम लोग हेज कर रहे हैं, अगर आई एम स्टार्ट ऑफ द मंथ प्रीमियम ज़्यादा है तो मैं थोड़ा दूर का पुट बाय करूंगा, एंड व्हेन वी आर क्लोज टू एक्सपायरी आप देखते हो प्रीमियम काफ़ी चीप हो जाते हैं, तो क्लोज टू एक्सपायरी में ATM से हेज कर देता हूँ। ठीक है। एंड सर अगर हमारे फ्यूचर के रोल ओवर्स कैसे हैंडल करेंगे? सो फ्यूचर में अगर आप रोल ओवर कर रहे हैं तो अगेन आपको मैं पोजीशन वैसे ही बनाता हूँ, व्हेन क्लोज टू एक्सपायरी जब आते हैं हम लोग तो मैं नेक्स्ट मंथ में पोजीशन बनाऊंगा, बिकॉज अगेन रोल ओवर कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा, एंड ये पुट जो है वो ऑब्वियसली जीरो हो गया है, तो अब मुझे नया पुट बाय करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ में। तो नियर मंथ लेंगे हम, और या तो फिर फार मंथ? या तो फार मंथ। ओके। सो नेक्स्ट व्हेन वी आर क्लोज टू एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी को 10 दिन से कम बचे हैं तो मैं नेक्स्ट मंथ में ट्रेड करूंगा फ्यूचर विथ पुट, एंड वी आर स्टार्ट ऑफ द मंथ है तो मैं करंट मंथ में ही ट्रेड करूंगा। तो सर ये तो रही ट्रेडिंग की बात, लेकिन सर आप बाय प्रोफेशन CA हैं, तो CA को तो हम यूजुअली कहते हैं कि मतलब फंडामेंटल एनालिसिस बेटर करता है, तो ये ट्रेडिंग में कैसे आ गए सर आप? सो अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं, आई क्लियर्ड माई CA इन 2002। सो फॉर 10 ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया, सो अच्छा जॉब मिल गया कॉर्पोरेट में, आई डिड 10 ईयर्स जॉब, बट यू नो ना एक पैशन होता है हर एक का, ट्रेडिंग मेरा पहले से पैशन रहा है। सो मैंने ट्रेडिंग मेरी स्टार्ट की थी 2007-8 से। 2008 में मार्केट ऊपर गया तो वहाँ मैंने काफ़ी पैसा बनाया। तो सर मतलब ऑफिस में भी आप ट्रेड करते थे? यस, सो आई यूज्ड टू ट्रेड। सो तब मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करता था कैश में। देन ग्रेजुअली जब पैसा बनने लगा तो मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ओके। सो 2008 में फ्यूचर्स में अच्छे पैसे बन रहे, तो मैं फ्यूचर लेके मैं रोल कर रहा था उसको। सो आई हैड वो टाइम के जो रिलायंस एनर्जी एंड ऑल स्टॉक्स थे जो ऊपर जा रहे थे, वो सारे स्टॉक्स थे मेरे पास। ओके। तो रोल करते करते अच्छा पैसा बन गया। सर अब तो पुरानी बात है, नंबर्स बता सकते हैं आपके? सो नंबर बताऊं, आई स्टार्टेड विथ माई फ्रेंड, तो हम दोनों ने मिलके 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था।
और तब फ्यूचर्स कितने के आते थे? तब फ्यूचर्स तो तभी तो लिवरेज का इशू था ही नहीं, ओके। बिकॉज तब ब्रोकर्स भी लिवरेज देते थे। हाँ। तो वी स्टार्टेड विथ 1-2 लॉट से स्टार्ट किया हमने, देन ग्रेजुअली जैसे प्रॉफिट आते गया, कैपिटल बढ़ते गया, तो हमने साइज हमारा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सो 2 लाख से हम लोग 15 to 17 lakhs तक पहुंच गए थे। 2 लाख से 15 से 17 लाख? यस, विद इन अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स। फ्यू मंथ्स। फिर एक बार मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, सो यू नो वो कैसे गिरे थे स्टॉक, एंड ग्रेजुअली वी केम आउट एट माइनर लॉस। तो हमने जो 2 लाख से स्टार्ट किया था, वी मेड इट टू 15 to 17 lakhs, एंड वापस हम लोग 2 लाख के लॉस पे हम लोग निकले। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम वी रियलाइज दैट ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। एट दैट पॉइंट आई थॉट कि लेट मी एक्सप्लोर दिस मार्केट फुल टाइम, बिकॉज सीए का काम तो आपको पता है दैट थोड़ा सा बोरिंग होता है, ऑडिट करना ये करना इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग नहीं लगता था मुझे। 2014 से 2017 तक आई रियलाइज दैट फुल टाइम ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि जब आपको ट्रेडिंग से अपने बिल पे करने होते हैं तो वो इतना ईजी नहीं होता। एंड एक सेइंग है मार्केट में, स्कैर्ड मनी नेवर मेक्स मनी, बिकॉज आप डरे हुए होते हो, आपको मंथ में इतना पैसा निकालना ही है। बिकॉज अब जॉब पे था मैं, मेरे कमिटमेंट नहीं था कि इतना पैसा मुझे मार्केट से निकालना ही है। सो आई यूज टू बी फ्री ट्रेडर। एंड सर अभी रिसेंट आने वाले टाइम्स को आप कैसे देख रहे हैं? सो आने वाले टाइम्स में मैं देख रहा हूँ दैट सी स्विंग ट्रेडिंग जो है दिस इज अ एवरग्रीन थिंग, ये ऑलवेज चलेगा, बिकॉज स्टॉक या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, तो वो तो चलने वाला है। बट आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कैसे हम लोग बड़े ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सके। सो जब मैं नॉर्मल स्विंग ट्रेड्स लेता था फॉर 10 to 15%, देन आई रियलाइज दैट अगर स्विंग ट्रेड के साथ हम लोग मोमेंटम भी मिला ले, तो लाइक रिसेंटली जो TTML, IFCI, ये स्टॉक्स में GRSC, BDL, इनमें जो आया था दैट वाज बिकॉज ऑफ द मोमेंटम आई मेड मनी। तो मोमेंटम आप वॉल्यूम्स के थ्रू देखते सो हैं? मोमेंटम मैं देखता हूँ कैंडल साइज के थ्रू, जो स्विंग्स है उसमें स्ट्रेंथ कितना है, एंड द वॉल्यूम्स। ओके। And then comes to the option. Now option selling day by day is going to be very tough. And अगर आप ऑप्शन सेलिंग में रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो तो वन डे विल कम दैट आपका कैपिटल भी वाइप आउट कर सकता है। जैसे रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं एक्सपायरी डेज पे जो स्पाइक्स आती है ऑप्शंस प्रीमियम्स में, 10 रुपीज़ का ऑप्शन आप रिसेंट सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखो, मार्केट वेंट अप एंड डाउन 2 times, तो 10 रुपीज़ का ऑप्शन 300-400 हो गया है। तो अगर आप वो बेच के बैठे हो, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या आपका स्टॉप लॉस जंप हो गया है, तो जस्ट इमेजिन आप कितना लॉस करोगे। सो ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस लगाने से भी काम नहीं होगा, आपको हेज रह के ही ट्रेड करना पड़ेगा। सो मैंने नेकेड ऑप्शन सेलिंग, एक्सपायरी डे सेलिंग स्टॉप कर दिया है कम्प्लीटली। मैं फुल्ली हेज स्ट्रैटेजी लेता हूँ जहाँ पे मेरा रिस्क मुझे एडवांस में पता हो। अब जब मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, मेरी ऑलरेडी कुछ स्ट्रैटेजीज ओपन है, बट एज दे आर फुल्ली हेज आई एम नॉट बॉदर्ड विद द आउटकम ऑफ दैट। तो सर अभी आप हेज स्ट्रैटेजी में कौन सी कर रहे हैं अभी? सो हेज स्ट्रैटेजी में मैं ट्रेड करता हूँ बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, जो माइनर डायरेक्शन पकड़ती है। सेकंड स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ आयरन फ्लाई, जो फुल्ली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। एंड रफली आपका अभी कैपिटल साइज क्या होगा, एंड विथ आपकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कितना कितना किधर किधर एलोकेट किया हुआ? सो एज आई टोल्ड यू आई ट्रेड विद 2CR कैपिटल। यहाँ पे मेरा 50 to 40 से 60% के बीच डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन मेरा स्विंग ट्रेडिंग को एलोकेटेड होता है। 50 to 60%? 40 to 60% डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनारियो। सो बिटवीन 80 to 1.2 अलोकेटेड होता है टू स्विंग ट्रेडिंग। 30% मैं एलोकेट करता हूँ ऑप्शन सेलिंग को। अब डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो वो थोड़ा चेंज होते रहता है। अगर अच्छा आइडियल सिनारियो है तो मैं वहाँ पे एलोकेशन बढ़ा भी देता हूँ। एंड आई कीप 10 to 20% एज अ स्पेयर कैपिटल। सर तो जैसा आपने भी अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग चूज़ किया है, आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे जिनको भी ये करना है अपनी लाइफ में एंड आपके लेवल तक पहुंचने की कोशिश करनी है, तो वो कैसे कर सकता है? क्योंकि आपने भी वो पूरा जर्नी जी है, तो आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं? सो अगर मैं फुल टाइम ट्रेडिंग की बात करूँ तो मैं इसको बोलूँगा इट्स अ M3 प्रोसेस। M3 क्या है बताता हूँ मैं। M3 इज माइंड, मनी एंड मेथड। अब माइंड इज योर साइकोलॉजी। सबसे पहले आपको ट्रेडर्स की वो साइकोलॉजी डेवलप करनी है, बिकॉज मैंने रियलाइज किया है काफ़ी ट्रेडर्स मार्केट में सोल पर्पज ऑफ मेकिंग मनी एंड बिग मनी एंटर होते हैं, बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू पुट उसके लिए जो एफर्ट नीडेड होता है। सेकेंड थिंग इज मनी। नाउ मनी इज ऑब्वियसली मनी मैनेजमेंट।
मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है रिस्क आप कितना लोगे, पोजीशन साइजिंग कैसे करोगे, कैपिटल एलोकेशन कैसे होगा। तो जब तक ये आपका ड्राइंग बोर्ड पे एक एज इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस लिखा हुआ नहीं है, आप वो फॉलो नहीं करोगे। तो एक ऐसा प्रोसेस बनाओ जिससे आपका रूल ब्रेक करना खुद के लिए डिफिकल्ट हो जाए। तो अब मैं इसका एग्जांपल दूं तो रिसेंटली मैंने एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है जो ऑब्वियसली अपसर्च के साथ रिलीज कर रहे हैं हम लोग, जहां पर आपको स्क्रीन पे कलर कोडिंग दिख जाएगा कि स्क्रीन पे अगर स्टॉक ग्रीन जोन में है तो ही हमें लॉन्ग करना है, स्टॉक अगर रेड जोन में है तो हमें शॉर्ट ट्रेड पे फोकस करना है, एंड स्टॉक अगर ब्लू जोन में है उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं करना। सो दिस इज टू ट्रिक आवर ब्रेन दैट हम गलत ट्रेड ना ले, राइट। एंड थर्ड थिंग्स कम द मेथड्स। अब मैंने मेथड को लास्ट क्यों रखा है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लास्ट स्टेप पे क्यों रखा है, बिकॉज अगर आपके पास अच्छा स्ट्रैटेजी है एंड अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो अच्छा स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगा। बट विद गुड माइंड मैनेजमेंट एंड गुड मनी मैनेजमेंट इवन अ मीडियोकर स्ट्रैटेजी विल गिव यू गुड रिटर्न्स। तो थर्ड स्टेप है मेथड, जहाँ पे आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी चूज करना है जिसके अच्छे रिजल्ट हो हिस्टोरिकली, एंड मोर देन दैट आपके माइंड को वो सूट करे। अब जब तक आप एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तब तक पॉइंट नहीं है फुल टाइम में जाने का, बिकॉज फुल टाइम जाने के बाद आपका काम और डिफिकल्ट हो जाएगा। एज आई सेड, स्कैर्ड मनी नेवर मेक्स मनी। सो ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी है, देन ओनली यू थिंक ऑफ द फुल टाइम ट्रेडिंग। नाउ फोर्थ थिंग, एज अ फुल टाइम ट्रेडर आपको रिवर्स कैलकुलेट करना है दैट आपका एक्सपेंस कितना है मंथली। अब वो एक्सपेंस के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए। सो से इफ माई एक्सपेंस इज 50,000 रुपीज़, अब बॉम्बे में उससे भी ज़्यादा होता है, बट अराउंड एवरेज अगर मैं पकड़ूँ 50,000 रुपीज़ मेरा एक्सपेंस है, तो 2% मैं अगर मंथली रिटर्न निकालूँ तो आई नीड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड से 25 लैक्स कैपिटल फॉर दैट। करेक्ट। तो दिस वे आपको वर्क करना है, आपको कैपिटल कितना लगेगा, एंड एक बफर रखो इसमें। अगर 25 लैक्स लग रहा है फॉर 2% तो आप 30 लैक्स कर लो उसको, बिकॉज यू नीड सम इमरजेंसी फंड्स ऑल्सो। सो इतना डिटेल में आपको वर्किंग लगेगा। आप जस्ट जैसे एक कोई प्रोजेक्ट डाल रहे हो, कोई फैक्ट्री डाल रहे हो, तो उसमें कितने अप्रूवल्स, कितना प्रोसेस लगता है, यू नो दैट, करेक्ट। तो सिमिलर वे ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ सीरियस बिजनेस। इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो, ये सारी चीज़ें प्लान करो, देन ओनली यू थिंक ऑफ द फुल टाइम ट्रेडिंग।